हेलो एवरीवन, मैं यामिनी और आप देख रहे हैं स्टडी विथ यामिनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है न्यू एनसीईआरटी 2026 का, जिसमें हमने स्टार्ट किया है क्लास 6 सोशल साइंस का। और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 विविधता में एकता अथवा एक में अनेक। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के क्लास की शुरुआत करते हैं। राइटर ने चैप्टर की शुरुआत श्री रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद के स्टेटमेंट को लेते हुए करते हैं और बोलते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के इस वर्ष का आनंद कभी न गवा सकूं। वहीं श्री अरविंद जी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। इन दोनों स्टेटमेंट का हम संक्षिप्त में जो विवरण है आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि विविधता में एकता और एक में अनेक का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विविधता में एकता का क्या अर्थ होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मकर संक्रांति जो होता है वो देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से और अलग अलग नामों से मनाई जाती है। जैसे 14 जनवरी को केरल में इस त्योहार का नाम कुछ और होता है और वहीं 14 जनवरी को असम में इस मकर संक्रांति का नाम कुछ और होता है। 14 जनवरी को इसका नाम पंजाब में कुछ और हो सकता है। मतलब भले ही अलग अलग सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग 14 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये विविधता में एकता को दर्शाती है। और अगर एक में अनेक की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम खिचड़ी को लेकर के चलते हैं। खिचड़ी जो है पूरे भारत में बनते हैं और अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। कहीं चावल प्लस दाल को खिचड़ी कहते हैं, तो कहीं चावल प्लस मटर को खिचड़ी के रूप में हम बनाते हैं, तो कहीं चावल प्लस चिकन को खिचड़ी के रूप में बनाते हैं, यानी कि उसका नाम बिरयानी हो जाता है। ये सब खिचड़ी ही है, पर उसके अनेक प्रकार है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो चावल ही है। तो हम इसे एक में अनेक के रूप में संबोधित करेंगे। एक में अनेक के रूप में हम खिचड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं। और विविधता में एकता के लिए हमने मकर संक्रांति का यूज किया है। मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन मनाया जाता है 14 जनवरी को। वही एक में अनेक, जैसे खिचड़ी का पूरे भारत में बनना और पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से बनना एक में अनेक को दर्शाती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हुई है। आगे राइटर अपने क्वेश्चन के साथ में चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उनका पहला क्वेश्चन है, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। उनका दूसरा क्वेश्चन है, भारत की विविधता के कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है। और उनका तीसरा क्वेश्चन है, हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हम आगे इस चैप्टर में ढूंढेंगे। आगे राइटर समझा जा रहे हैं समृद्ध विविधता। बोलते हैं, यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्यों को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान और भोजन का भी अनुभव करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा भूदृश्य है, जो हमारे लैंडफॉर्म है, उनको हम क्या करेंगे, बदलते हुए रूप में देखेंगे। कभी हमें पर्वत दिखाई देता है, कभी पठार, कभी लिपियाँ, तो हर जगह अलग अलग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। बोलने का मतलब ये है कि हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही इलाका में, जैसे कोई प्रवासी आए हुए रहते हैं तो उनके द्वारा अलग अलग रीति रिवाज वो जो मानते हैं और जो परंपराएं चलाते हैं वो भी हमें देखने को मिल जाता है। यही भारत की समृद्ध विविधता है और ये सभी क्या है, भारत की एक समृद्ध विविधता है। और सामान्यतः यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। आगे राइटर बोल रहे हैं, 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश में इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% भाग तो इसी देश में निवास करता है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया है। 19वीं शताब्दी में, बोलने का मतलब 1990 to 95 के आसपास की ये बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि इस बीच में एक राष्ट्रीय संगठन भारत मानव विज्ञान सर्वेक्षण, इन्होंने जो है भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में क्या किया, 4635 समुदायों का एक सर्वेक्षण किया। इसमें 35 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई।
इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जा सकता है। प्रवासी का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले जो जीव होते हैं उसको प्रवासी बोलते हैं। तो भारतीयों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भारतीय प्रवास कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो 25 लिपियां, 325 भाषा, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है वैसे ही मराठी की भी देवनागरी लिपि है। तो लिपियां कॉमन है पर भाषाएं अलग अलग है। हिंदी में जिसको भोजन कहते हैं, मराठी में उसी को जेवण कहते हैं। हिंदी में जिसको सब्जी बोलते हैं, मराठी में भाजी बोलते हैं। तो शब्द अलग अलग है लेकिन लिपि क्या है, सेम है। यहाँ पे यही बताने का इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी के लिए भोजन। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत में आप लाखों न सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजनों और पकवानों का स्वाद चख सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय लगे पड़े हैं पिज्जा और बर्गर के पीछे। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी तथा विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग होता रहा है। बोलने का मतलब ये है कि परमानेंट अनाज है वो क्या क्या है, तो उसमें हमें चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी और विभिन्न प्रकार की दाल जो होती है वो पूरे भारत में उपयोग होती है, जिसका अलग अलग नाम, अलग अलग तरीका होता है बनाने का। ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इसे मुख्य अनाज भी कहा जाता है। इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक जैसे कुछ सामान्य मसाले का भी उपयोग पूरे देश में होता है। हम इस सूची को कुछ सामान्य साग, सब्जियों और तेलों इत्यादि के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री एकता से विभिन्न प्रकार की विविधता, अनगिनत व्यंजन एवं पकवान जो है वो बनाए जाते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि सामग्री एक है, जैसे दाल हो गया, जैसे हम चावल हो गया, जैसे कि जो मसाले हैं वो क्या है, एक ही है, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का बनना उसमें वैरायटीज लाती है, उसमें विविधता लाती है और यही एकता में विविधता का सूचक बन जाती है। जैसे यहाँ देखिए, ये है भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अनाज और दालों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये है लाल राजमा और ये है काला राजमा। फिर लोबिया जिसको बोला जाता है, और फिर अनाज में है बासमती, दाल में है मूंग दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, अनाज में है चावल, यहाँ पे जो है चावल, बाजरा, छोले और चना, मक्का, छोले और चना, मक्का, अरहर की दाल, यहाँ पे भी अरहर की दाल, ज्वार, बाजरा, कोलम चावल, सोना मसूरी, पोन्नी चावल, और अगर हम देखें तो यहाँ पे चावल और यहाँ पे अरहर की दाल। ये क्या है, भारत के जो विभिन्न क्षेत्र है, भारत के जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पे अनाजों और दालों का कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वस्त्र एवं परिधान। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों ने वस्त्रों और परिधानों को अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला और विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान जिसको साड़ी बोलते हैं। क्या बोलने का मतलब है कि साड़ी तो साड़ी होती है। साड़ी पहनने का जो तरीका है वो उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग, मध्य भारत में अलग, और पूर्व जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पे साड़ी पहनने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। साड़ी एक ही है लेकिन उसको पहनने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ था। ये जो साड़ी होती है वो मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल जो है उसको सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है। बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूंगा या मैसूर रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। सूती साड़ियों के और भी प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर इस बिना सिले वस्त्र या साड़ी के सैकड़ों प्रकार के रूप होते हैं। बोलने का मतलब वो है वही है कि ये जो साड़ी है वो बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूंगा या मैसूर रेशमी साड़ियों इन विभिन्न प्रकार की होती है। अब यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि आपको याद रखना है क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार कौन से हो सकते हैं या फिर रेशमी साड़ियों के प्रकार के बारे में बताइए। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूंगा या मैसूर ये रेशमी साड़ियों के कुछ उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्हें बुनाई एवं डिजाइन के विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही एक हिस्सा होता है जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। बोलने का मतलब ये है कि कुछ डिजाइनिंग कपड़े होते हैं वो तो
को डिज़ाइन जो है उसमें उसी का पार्ट होता है, लेकिन कुछ को बून करके उसको फिर छापा जाता है। और अंततः रंगों के अनेक विविधताएँ होती हैं जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती है। अब साड़ियों का एक ही रंग तो नहीं होता है ना, साड़ियाँ जो है अलग प्रकार के रंग होते हैं, रंग-बिरंगी साड़ियाँ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण है, रंगीन पारंपरिक भारतीय कपड़ों के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें से कुछ आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, कुछ सिंथेटिक हम बनाते हैं, कुछ नेचुरली रंगों से बनाया जाता है। तो इस तरह की साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ शताब्दियों बीसी वैशाली यानी कि जो आज का बिहार है में पत्थर पर उकेरी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। कौन सा है? ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। ये जो है वैशाली जो कि वर्तमान में बिहार में है, ये साड़ी पहने हुए एक स्त्री है जिसको जो है उकेरा गया है पत्थर पे। आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा और आई होप आप लोगों को मेरी जो बातें हैं जो मैं समझाना चाह रही हूँ या जो एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। ये देखिए यहाँ पे जो है साड़ी को सिर्फ परिधान के रूप में यूज़ नहीं किया जा रहा है, साड़ी को सिर्फ पहना ही नहीं जा रहा है, बल्कि साड़ी को और भी विभिन्न कामों के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम पहला इमेज अगर देखें तो बच्चे को झुलाने के लिए साड़ी का यूज़ किया जा रहा है। वहीं राइट साइड पे हम देखें तो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए साड़ी का यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे साड़ी को किसी चीज़ को रखने के लिए जैसे एक पात्र के लिए झोंकने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। तो साड़ी सिर्फ पहनने के लिए काम नहीं आ रहा है, साड़ी को विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे साड़ी को वही मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसको पिछले वाले का जो हाफ है। और यहाँ पे देखिए मटका को सपोर्ट करने के लिए जो गुंडी है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। हम सर ढकने के लिए जो है पल्लू करने के लिए साड़ी का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आंटी जो है क्या कर रही है, सिराहने बना करके साड़ी का उपयोग कर रही है। तो साड़ी का उपयोग सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के कामों के लिए भी किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं त्योहारों में विविधता। भारत में त्योहारों की अपार विविधता है। आपने देखा होगा कि कुछ त्योहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखेंगे, जैसा कि 14 जनवरी के आसपास को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व। बोलने का क्या मतलब है कि भारत में विभिन्न प्रकार की त्योहारों में विविधता पाई जाती है और कुछ ऐसे त्योहार हैं एक समय में अलग अलग नाम से एक ही उद्देश्य के लिए मनाया जाता है, जिसमें मकर संक्रांति का जो उदाहरण है वो यहाँ पे लिया गया है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिफाइन कर दिया था। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। जो मकर संक्रांति है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है वो क्या है, विभिन्न भागों में फसल की कटाई का सूचक है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए ये एक मानचित्र है, एक मैप है। लगभग एक ही तिथि पर एक ही त्योहार के विभिन्न नामों को यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। जैसे हम अगर देखें तो मकर संक्रांति को मध्य भारत, महाराष्ट्र जैसे पश्चिम वाले भाग एवं उड़ीसा में मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन गुजरात के जो लोग हैं मकर संक्रांति को उत्तरायण ये कहते हैं और पंजाब में इसको लोहड़ी या माघी बोला जाता है। वहीं कश्मीर के लोग इसे सिसुर संक्रांत के रूप में जानते हैं। और अगर हम देखें तो यूपी में इसको खिचड़ी पर्व बोला जाता है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से जानते हैं और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति इसके रूप में जानते हैं मकर संक्रांति को। वहीं अगर हम नीचे आए और देखें तो आंध्र में इसको पेड्डा पंडुगा के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को। तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से जानते हैं। वहीं केरल में इसको मकर विलांकु के नाम से जाना जाता है और कर्नाटक में इसे मकर संक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो तारीख एक ही है, उद्देश्य एक ही है, लेकिन त्योहार अलग अलग नामों से सेलिब्रेट हो रहा है। इसी को एक में अनेक या विविधता में एकता का नाम हम देते हैं। यहाँ पे जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि मकर संक्रांति को देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसको मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। या फिर कौन सा नाम जो है वो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और उसे किस क्षेत्र में किस नाम से बुलाया जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। मैंने स्टेट के साथ में आपको मकर संक्रांति के विभिन्न नामों के बारे में यहाँ पे बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाकाव्य का विस्तार।
इससे पहले हम देख लेते हैं कि महाकाव्य क्या है। महाकाव्य एपिक्स जिसको बोलते हैं, सामान्यतः एक लंबी कविता जो अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथाओं का व्याख्यान करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? महाकाव्य बोलते हैं। सुंदर सा डेफिनेशन है, आप अगर इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। आगे राइटर बोलते हैं कि साहित्य विविधता में एकता का अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत विविध है एवं विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है। मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। पंचतंत्र की जो कहानी है वो पूरे भारत में मिलेगी। भले ही उसके नाम और कैरेक्टर बदले हो सकते हैं, लेकिन नाम होगा पंचतंत्र की कहानियाँ। इसी के बारे में यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। इसका मूल संस्कृत पाठ 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में बन चुका है। ये जो पंचतंत्र की कहानी है, इसका जो मूल है ना, मूल संस्कृत पाठ, उसका मूल संस्कृत पाठ लगभग कितना वर्ष पुराना है? 2200 वर्ष पुराना है। लेकिन इसका जो रूपांतरण है, इसका जो मॉडिफिकेशन है, वो हर भारतीय भाषा किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब देशों और यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध है। इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार से अनेक में परिवर्तित हो गया। मतलब ये जो मूल संस्कृत पाठ है वो जो है एक ही कहानी है, लेकिन उसका जो संग्रह है, उसका जो अनुवाद है, वो कैसे अनेक भाषाओं में हो गया है। यद्यपि भारत का सबसे प्रभावशाली 2 महाकाव्य है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये जो हमारे महाकाव्य है महाभारत एवं रामायण अपने मूल संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित है, यानी कि 7000 पृष्ठों में ये है। और ये जो है दोनों संस्कृत के महाकाव्य है, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। अब इसमें जो क्या है, जो नायक है, जो मेन कैरेक्टर है, वो धर्म की पूरी पुनर्स्थापना के लिए क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाइयों यानी कि कौरवों से अपने राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। वहीं रामायण में भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एवं हनुमान की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। तो इन दोनों बातों से तो आप परिचित है ना कि महाभारत जो है पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था, और जो रामायण है वो रावण और राम के बीच में हुआ था। इन कथाओं में कई और छोटी कथाएं और उपकथाएं भी हैं जो अपने नैतिक मूल्यों को केंद्रित है और लगातार प्रश्न पूछती है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। तो इन दोनों महाकाव्यों का यहाँ पे जो है हमें उल्लेख यहाँ पे मिला है। हमारे 2 महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण। रामायण में जो है श्री राम जी और रावण के बीच में हुए युद्ध, यानी कि जो धर्म की पुनर्स्थापना है उसको प्रेरित करती है। और जो महाभारत है वो पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था, जिसमें पांडवों ने जो है राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध किया था और इन्होंने भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए यहाँ पे प्रेरित किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बातें जो है क्लियर हुई है। कमेंट करते जाइएगा। अगर आप लोगों का कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आप लोगों को डाउट जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये देखिए, ये क्या है, रामायण के जो प्रमुख प्रसंग को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र है जो कि हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पे रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहे हैं। ये जो है वो लक्ष्मण रेखा है। ये सीता माँ जो है रावण को, जो कि साधु भेष में आए थे, उनको दान करने के लिए जा रही थी। तब ये जो है लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए बाहर आके जो है दान करने के लिए माता जी को विवश करती हैं और उनको मजबूरन जो है इस लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर के इनको दान देना का रहता है। तो जैसे ही ये बाहर आती हैं, ये जो रावण है अपना असली रूप दिखा करके माता सीता का हरण करते उनको ले जाते हैं। तो ये दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे राइटर क्या बोल रहे हैं। 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय से, मतलब 2000 साल से अधिक समय से इन 2 महाकाव्यों का भारत एवं भारत से बाहर अनुवाद व रूपांतरण किया जाता रहा है। मतलब अभी तक इसका रूपांतरण होता रहा है। 2000 साल से अधिक समय हो गया इसको। इसके साथ ही इसके अनगिनत लोक संस्करण भी है। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने न केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया है। यानी कि एक विद्वान है जो कि सिर्फ
तमिलनाडु में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया है। अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी। मतलब सिर्फ तमिलनाडु में 100 से अधिक स्वरूप है महाभारत का, तो पूरे भारत में कितनी लोक कथाएं होंगी ये तो अपने आप में आप पता कर ही सकते हैं। वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण एवं महाभारत के अपने संस्करण भी है। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा गया है। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत के अन्य जनजाति समुदाय के संदर्भ के विशेष रूप भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र, जिसमें कि कश्मीर भी शामिल है, कि अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। मतलब कि जो भारत के पूर्वोत्तर जो हमारे क्षेत्र हैं और हिमालय जो क्षेत्र है, इनमें क्या है कि इनमें अधिकांश जो जनजातियां हैं इनके पास में रामायण या महाभारत या तो किसी एक की जो अपनी लोक कथा है वो क्या है उपलब्ध है। ये जनजाति रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए हैं। अब ये जो जनजातीय रूपांतरण है वो क्या हुआ है, ओरली जो है वो प्रसारित हुआ है। इनके साथ ही ये किंवदंतियों को भी प्रसारित हुई। किस प्रकार से, रामायण और महाभारत से जुड़े हुए पात्र उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्र में आए हुए थे। यानी कि जो महाभारत है और रामायण से जुड़े हुए जो भी पात्र हैं वो जो है जनजातियों से संबंधित क्षेत्र में आए हुए हैं, वहां से वो गुजरे हुए हैं, ये वहां पे वो रुके हुए हैं। मानव विज्ञानी के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित भारत की लोक परियोजना, जिसका हमने पृष्ठ 226 में उल्लेख किया था, जिसका हमने पीछे उल्लेख किया था, में वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव न गए हो। बोलने का मतलब ये है कि जो पांडव है, जो महाभारत के जो मेन कैरेक्टर है पांडव, वो ऐसे पात्र हैं जो देश के ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है जहाँ पे वो नहीं गए हों। मतलब लगभग पूरे देश में इनका भ्रमण हुआ है। और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया है। यह विविधता में एकता का अन्य उदाहरण है। बोलने का मतलब ये है कि ये जो महाभारत है और जो रामायण है वो भारत और एशिया के सभी भागों में सांस्कृतिक जो सूत्र है उसके साथ में बंधा हुआ है। और ये जो है विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं। इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं के ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कला, जिसमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है, में विविधता एवं एकता को सरलता से देखा जा सकता है। हम इन क्षेत्रों का अध्ययन कला पाठ्यचर्या के दौरान करेंगे, मतलब आगे हम इसको देखेंगे। अंत में यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी यह ओझल नहीं होने देती है। ये देखिए यहाँ पे जो है पंच पांडव तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में 5 पांडव को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर है। ये 5 पांडव को दर्शाता हुआ ये नक्काशीदार पत्थर है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो है इरूला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है, जो इस बात का स्मरण कराता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। इरूला जो जनजाति है उनके द्वारा जो है मंदिर के इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले दिया गया है इसका समरी। भारत में विभिन्न परिदृश्यों, व्यक्तियों, भाषाओं, परिधानों, भोजन, त्योहारों एवं परंपराओं की विविधता है। ये सब हम बातें इसी चैप्टर में समझ चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं अपितु समृद्ध करती है। आगे जो है इसका जो है प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं दिया है, ये आप बनाने का कोशिश करिएगा। नहीं बनी तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। आप जो है अपने डाउट, अपने सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 8, विविधता में एकता या एक में अनेक। अगर आज की क्लास आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और नेक्स्ट चैप्टर मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।